ओके, तो हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल उसका करा दिया था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 31 एस एम शुक्ल फुल। एग्जाम्पल 31 एस एम शुक्ल फुल, ठीक है। एस एम शुक्ल मतलब साहित्य भवन पब्लिकेशन। देखिए एग्जाम्पल 31 में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में बेटा जो बात बोली गई है वो ये है कि आ और बा लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1 लाख समता अंशों के निर्गमन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। 1 लाख शेयर इसके अंदर इन लोगों ने इश्यू किए हैं, ठीक है। 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर्स के लिए इन लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं। आगे कह रहे हैं जिन पर 2 रुपये प्रार्थना पत्र पर, 3 रुपये आवंटन पर, शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय थे। अब हमारे क्वेश्चंस दिए हुए 2, 3 और इसके हिसाब से इन्होंने शेष, ठीक है भाई। तो अब आगे सुनिएगा। फिर ये बोल रहा है कि यानी कि 2 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए, 3 रुपये अलॉटमेंट पे हो गए और फर्स्ट कॉल पे कितने बचे 5 रुपये, क्योंकि 10 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये आपके बचे फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। तो अब इसने आगे बोला है कि 3 लाख अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। यानी हमने तो 1 लाख शेयर के लिए इश्यू किया है, पर हमें जो एप्लीकेशंस मिली है वो कितने शेयर्स के लिए मिली है, 3 लाख शेयर्स के लिए मिली है। आगे वो ये बोल रहा है और अंशों का आवंटन आनुपातिक आधार पर किया गया। और इस वाले क्वेश्चन में भी हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है। हमने जो अपने शेयर्स हैं वो प्रोरेटा बेसिस पर अलॉट किए हैं। प्रार्थना पत्र पर प्राप्त अधिक राशि का समायोजन केवल आवंटन पर किया जाना है। ये बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो भी आपके पास एक्सेस मनी है वो आपको केवल और केवल अलॉटमेंट पर एडजस्ट करनी है, ठीक है। वैसे तो मैंने कल पिछली वाली वीडियोस में बताया था कि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो केवल अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करते हैं, और यहाँ तो इसने क्लियर कर दिया कि करना ही केवल आपको अलॉटमेंट पर है। आगे बोल रहा है एम एक अंशधारी जिसने 3000 अंशों के लिए प्रार्थना की थी। तो देखिए आज वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो एक शेयर होल्डर है एम, उसने अप्लाई किया था कंपनी में 3000 अंशों के लिए, ठीक है। याचना पर देय धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा और वो व्यक्ति फाइनल कॉल नहीं दे पाया है। फलस्वरूप उसके अंशों को हरण कर लिया गया और उसके अंश हमने हरण कर लिए। इन अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण दत्त अंश के रूप में पुनः निर्गमित किया गया और इनको 8 रुपये के हिसाब से हमने री इश्यू कर दिया, ठीक है। कंपनी की रोजनामचे की प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। एग्जाम्पल 31 एस एम शुक्ल, टेबल बना देता हूँ मैं ना, क्योंकि टेबल बना के जो एंट्री चेंज होगी बस वो डिस्कशन कर देंगे हम लोग। आप देख सकते हैं इसके अंदर शेयर थे, इक्विटी शेयर्स हैं 1 लाख इक्विटी शेयर थे। 10 रुपये का एक शेयर था। एप्लीकेशन पर इन्होंने, कंपनी ने इनसे मांगा था 2 रुपया, अलॉटमेंट पे मांगा था कंपनी ने 3 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगा था इनसे 5 रुपया। ड्यू की सिचुएशन मनी और फिर रिसीव की सिचुएशन मनी। 3 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुई। 3 लाख से 2 का मल्टीप्लाई किया 6 लाख हो गया। आपको पता है कि इसमें पूरा की पूरा 3 लाख शेयर का प्रोरेटा 1 लाख शेयर्स पर करना है। 3 लाख शेयर्स का प्रोरेटा 1 लाख शेयर पे करना है। इसका मतलब 2 लाख शेयर जो एक्सेस हैं, 2 लाख शेयर जो एक्सेस हैं उसका एप्लीकेशन के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसको पूरे को एडजस्ट करना है या नहीं करना है वो हमको चेक करना पड़ेगा। फिलहाल आप पहले से मल्टीप्लाई करिए। 2 का इंटू 2 1 लाख से करेंगे 2 लाख हो गया, 3 का इंटू 1 लाख से करेंगे 3 लाख हो गया, ठीक है। अब आप खुद समझो कि अलॉटमेंट पर आपको चाहिए कितने 3 लाख रुपए और आपके पास एक्सेस मनी कितना है 4 लाख। तो ये 4 लाख थोड़ी नहीं माइनस हो जाएगा इसमें से। इसका मतलब मैक्सिमम इस एक्स्ट्रा अमाउंट में से आप एप्लीकेशन के एक्सेस मनी को मैक्सिमम अलॉटमेंट पर कितना यूज़ कर सकते हैं 3 लाख। तो अब यहाँ लिखेंगे लेस 3 लाख हो गया आपका एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब 1 लाख जो बचा वो आपने रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसने बोला है इस पैसे को आप आगे मत ले जाना, लौटा देना, ठीक है। तो यहाँ से 3 लाख माइनस हो गए, तो इसका मतलब आपको अलॉटमेंट में कोई भी पैसा आना भी नहीं है। तो ध्यान रखना कोई भी शेयर डिफॉल्टर होने, कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो नहीं सकता है अलॉटमेंट पर, क्योंकि अलॉटमेंट किसी से भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। फिर जब फर्स्ट कॉल की बात आई तो हमें कितना पैसा चाहिए था 5 लाख रुपया। जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करने की बारी आई तो एक शेयर होल्डर है,
हाँ, तो बेटा जब हमारे पेमेंट को रिसीव करने की बारी आई फर्स्ट कॉल पर, तो फर्स्ट कॉल पर बारी आई पेमेंट को रिसीव करने की, तो एक शेयर होल्डर है एम। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी प्रोरेटा के केस में कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके अप्लाइड शेयर दिए हैं या नहीं, सॉरी अलॉटेड शेयर दिए हैं या नहीं। अप्लाइड और अलॉटेड दोनों होना उसका ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो एम है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो कराया था उसमें अलॉटेड दिए थे डिफॉल्टर के, इस वाले क्वेश्चन में जो डिफॉल्टर है उसके अप्लाइड दिए, राइट। तो एम के अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर दिए आपको क्वेश्चन के अंदर 3000। ठीक है, तो 3000 अंशों का वो अप्लाइड है, तो इसके नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर निकालो। ये अप्लाइड शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर निकालो आप। तो इसका फॉर्मूला होता है, कल आपको अलॉटेड निकालना कल आपको अप्लाइड निकालना सिखाया था, तब वो फॉर्मूला दिया था। आज आपको अप्लाइड दिया है, अलॉटेड निकालना सिखा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल allotted shares upon total applied share of that group into number of applied share of defaulter shareholder। ठीक है, डिफॉल्टर शेयर होल्डर। चलिए, टोटल अलॉटेड शेयर आपने इन लोगों को टोटल अलॉट कितना किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटेगरी है प्रोरेटा, है ना, रिटर्न और रिजेक्शन वाली कोई कैटेगरी है नहीं। तो टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने बेटा, 1 लाख। टोटल अप्लाइड शेयर कितने, 3 लाख। नंबर ऑफ अलॉटेड अप्लाइड शेयर ऑफ डिफॉल्टर कितने, 3000। ठीक है भाई, तो यहां से आपका ये आ गया 1000। ठीक है, ये आपका आ गया 1000, यानी कि आपने उनको कितने शेयर अप्लाइड किए बच्चों, 1000। बाकी अब एक बात ध्यान से सुनो, ये आपका अप्लाइड आ गया, कल वाले क्वेश्चन से कंपेयर मत कर लेना इसको ना। आप ये समझिए, जब आपका नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर आ गया 1000, फिर आपको कोई और ज़रूरत नहीं है एक्सेस मनी वगैरह निकालने की, क्योंकि ये सारे काम हमें अलॉटमेंट पे करने होते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट में। लेकिन भाई वो तो अलॉटमेंट दे चुका, तो ये काम हम अलॉटमेंट की कैलकुलेशन पे कर चुके होंगे, तो सीधे सीधे उसके अलॉटेड शेयर से आप उसका जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल का वो निकालिए बस। ये अलॉटेड शेयर्स जो हैं वो आपके वो हेल्प करेंगे फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट निकालने में। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप इसको जनरल एंट्री करेंगे तो आप पहले रिसीव की करेंगे, फिर ड्यू की करेंगे, फिर तीसरी यहाँ पर आप रिटर्न की कर देना 1 लाख रुपए से। चौथी एंट्री आप फिर यहाँ पर इस पैसे को एडजस्ट करने की कर देना। एंट्रीज कल मैं आपको बता चुका हूँ। 5वीं ड्यू करने की कर देना। 6वीं रिसीव की मत करना क्योंकि कुछ रिसीव हुआ ही नहीं। 7वीं फिर 6वीं फिर से ड्यू की कर देना, मतलब 6वीं ये वाली मत करना रिसीव की, 6वीं फर्स्ट कॉल की ड्यू की होगी। और 7वीं जो होगी वो डायरेक्टली आप बिना कॉल इन एरियर के रिसीव की कर देना, क्योंकि जब शेयर में जब क्वेश्चन में शेयर को फॉरफीचर करते हैं तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी फॉरफीचर किया गया है। अब 7 एंट्रीज आपकी सिंपल है, जिनको नहीं समझ में आई है वो पहले कल की वीडियो देख के आना, जब ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इसके बाद अब हमें इन शेयर्स को हरण किया है, इन शेयर्स को हरण कर लिया। हरण करने की एंट्री मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके बाद इनको री इश्यू किया गया 8 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये में री इश्यू कर रहे हो तो 2 रुपये का फॉरफीचर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन में और फिर से हरण बता देता हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन में केवल टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि दिस इज अ क्रैश कोर्स रिविजन। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरण की एंट्री जो होती है उसमें शेयर कैपिटल डेबिट होता है, क्योंकि हरण की एंट्री में केवल और केवल कल मैंने बताया था बेटा कैंसिलेशन। हरण की एंट्री में केवल आपको कैंसिलेशन करना होता है, जो चीज़ें वो नहीं दे पाया है उसकी ड्यू की एंट्री को कैंसिल करना होता है। वो यहाँ पर केवल फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया है, तो फर्स्ट कॉल की जो ड्यू की उसके रिगार्डिंग एंट्री थी उसको कैंसिल करना है। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री है आपने उस समय की थी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसको कैंसिल करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और मैंने बोला था जो अमाउंट वो दे चुका है उसको एक कैपिटल में से निकाल करके उसकी एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है भाई, देखिए आपको बोला गया था अमाउंट इसमें डाला जाएगा फुल चुकता मूल्य, पूरा चुकता मूल्य 10 रुपये है। कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप मूल्य, चुकता नहीं कॉल्ड अप मूल्य, चुकता तो पेड अप होता है, कॉल्ड अप याचित कुल याचित। 1 नंबर में एमसीक्यू आता है कि शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है, याचित मूल्य से। तो याचित मूल्य पूरा 10 रुपये है, 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर का। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1000।
फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट आएगा वो आप निकाल ही चुके हो 5,000, बचा कितना 5,000। और अगर आप चेक करना चाहें इसको तो चेक कर सकते हैं, 2 रुपये की एप्लीकेशन उसने दी है, 3 रुपये की अलॉटमेंट इसने दी है, 2 और 3 5, 5 का इंटू 1,000 से करेंगे तो हो गया 5,000, जो कि आपका फॉरफिटेटेड शेयर में आ गया। ठीक है, इसके बाद आप इसको री इश्यू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपये पूर्वदत्त वाला शेयर 8 रुपये फुल्ली पेड अप में कर रहे हैं, तो आपको नुकसान लग गया तो फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट कर देंगे आप टू शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 8 8,000, 1,000 इंटू 2 2,000 और 10,000। फिर आप क्रेडिट के फॉरफिटेटेड शेयर में से डेबिट के फॉरफिटेटेड शेयर को घटा के जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000 कहाँ से आया है? 5,000 में से 2,000 को माइनस करके आया है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर इसके बाद अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओरली भी तो होते हैं ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन चूज करके लाया हूँ इनमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर हुई हैं, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन शुरू के हमने बड़े रखे हैं, फिर तो छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा सारा कुछ। पहले मेन मेजर कॉन्सेप्ट है वो कवर करने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पल 23 RC अग्रवाल फुल, ये भी आपको फुल करना है। तो देखिए एग्जाम्पल 23 में बेटा इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल 23 RC अग्रवाल में बेटा इनके क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है कि, सुनिए, ये कह रहा है न्यू लाइट लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 20,000 समता अंशों का निर्गमन किया जो कि निम्न प्रकार देय थे। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये, प्रथम याचना पर 2 रुपये, अंतिम याचना पर 3 रुपये। ये इनका 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक है, आगे कह रहा है 15,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। बच्चों पहली चीज तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। अभी तक आप ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे थे, अब आपका आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जो आप शेयर के आगे, मतलब जो आप ड्यू और रिसीव्ड की एंट्रियां करोगे वो आप नंबर ऑफ लेस शेयर से करोगे। मतलब जितने शेयर आपको रिसीव हुए हैं उसी से आप ड्यू करोगे और उसी से आप रिसीव करोगे, क्योंकि आपको उतने शेयर रिसीव ही नहीं हुए जितना आप चाह रहे हो, तो फिर उसका ड्यू कैसे कर दोगे आप। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में जो आपने ऑफर किया था पब्लिक को 20,000 शेयर के लिए किया था, लेकिन पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए हैं वो शेयर वो केवल 15,000 है। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो 15,000 शेयर से होगा, ना कि 20,000 शेयर से। समझ में आ गया। आगे एक और बात इस क्वेश्चन में मुझे समझानी है। इसमें बोला गया है संचालकों ने अंतिम याचना की राशि नहीं मांगी। इसका मतलब कंपनी फाइनल कॉल नहीं मांग रही है। अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे तो देख लेते हैं कैसे टेबल बनेगी। इसकी टेबल बनेगी बेटा एग्जाम्पल 23 के अंदर, RC का क्वेश्चन है ये। शेयर आप यहाँ लिखोगे 15,000, ठीक है। एक शेयर आपका माना जाएगा 10 रुपये का। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन पर आपके 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 3, 2 3 2 3। फिर आप करोगे यहाँ ड्यू, फिर आप करोगे यहाँ रिसीव, ठीक है। तो ये हो गए 30,000 और ये हो गया आपका 30,000, ठीक है। फाइनल कॉल आपने मांगी नहीं तो इसे लाइन खींच देना, मतलब ना उसका ड्यू करेंगे ना आप उसका रिसीव करेंगे। फिर इसमें आगे बोला गया है 500 अंशों पर प्रथम याचना की राशि को छोड़कर समस्त याचना की राशि प्राप्त हो गई। मतलब जब आप फर्स्ट कॉल मांग रहे थे तो वहां पर आपका 500 शेयर पर पैसा नहीं आया ना। ये प्रोरेटा मत लगा देना इसमें, क्योंकि ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपको डिफॉल्टर शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर्स पता है, 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं आई तो इंटू करके माइनस कर देंगे, ड्यू व्यू कर लेना आप अपने आप। आगे इसने बोला है और 7 रुपये चुकता अंश के रूप में, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, है ना, क्योंकि मुझे आपको इसमें बहुत बेसिक बातें बतानी है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि कराने के लिए 2 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए। जो चेंजेस है वो सुन लीजिए, ये इंटू करके निकाल लेंगे आप, है ना। जब इसको रिसीव कर रहे होंगे तो 500 शेयर पर 2 रुपये से मल्टीप्लाई करके 1,000 रुपये जो है वो माइनस कर दीजिएगा। कॉल इन एरियर हो गई वो आपकी, काय पर, फर्स्ट कॉल पर। लेकिन एंट्री में कॉल इन एरियर मत दिखाना, क्यों? क्योंकि इसने हरण किया है आगे, ठीक है। इन अंशों का हरण कर लिया गया। अब बच्चों देखो आपके 500 शेयर, अभी कंपनी ने 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मांगी है, तो हरण में जो आप अमाउंट डालोगे
हरण में जो शेयर कैपिटल के आगे जो आप अमाउंट डालोगे, मैंने बोला था चुकता मूल्य डालना या याचित मूल्य डालना, याचित मूल्य डालना। हरण में कैपिटल के आगे जो अमाउंट डलता है वो एक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से डलता है। यहाँ पर एक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है 2 और 3 5 और 2 7। तो जब आप इसकी फॉरफीचर की एंट्री करोगे, वहाँ पे शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट करोगे, वहाँ पर 500 इंटू 7 करोगे, ना कि 500 इंटू 10 करोगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में अमाउंट आपका 3500 आएगा 500 इंटू 7 करके। बाकी पूरी हरण की एंट्री आप कर लोगे, कोई चेंज नहीं है। फिर आप इसको रीइश्यू करोगे। देखो रीइश्यू के टाइम पे एक बड़ा खतरनाक पंगा होता है। जो इस तरीके के पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं ना, जो मतलब जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा होता, उनमें एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है रीइश्यू के टाइम पर, कि जब आप रीइश्यू कर रहे हो उस समय आपका पीओवी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रीइश्यू करने का। कंपनी रीइश्यू के टाइम पर क्या माइंडसेट से रीइश्यू कर रही है, क्या कंपनी उसी समय, अभी कंपनी ने किसी से भी फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है, फिर भी कंपनी रीइश्यू कर रही है यहाँ पर, है ना। सारी कॉल्स हो जाने के बाद, जितनी भी कॉल्स कंपनी ने मांगी है, उसके बाद हरण के बाद जब कंपनी रीइश्यू कर रही है, तो क्या कंपनी रीइश्यू करते टाइम जिस व्यक्ति को रीइश्यू कर रही है उसको शेयर फुल्ली पेड अप करके रीइश्यू कर रही है कि पार्टली पेड अप करके रीइश्यू कर रही है। अगर कंपनी फुल्ली पेड अप करके रीइश्यू कर रही है तो उसका क्या मतलब है सर, और कंपनी पार्टली पेड अप करके रीइश्यू कर रही है तो उसका क्या मतलब है। जैसे अभी हमने केवल यहाँ पे 7 ही रुपए तो मांगे हैं, फिर तुम नहीं दे पाए, तुम्हारे शेयर छीन लिए, अब दूसरे को दे रहे हैं। अब हम उसको जो दे रहे हैं उसको 7 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं तो वो कहलाएगा पार्टली पेड अप। और 10 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं कि भाई देख अभी तू हमें पूरा पैसा 10 रुपए के हिसाब से दे दे, और फिर जब हम और से फाइनल कॉल मांगेंगे तो तुझसे फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे इन 500 शेयर पर। तो इसे कहते हैं फुल्ली पेड अप करके रीइश्यू कर रहे हैं। ये पहचानेंगे कैसे आप, ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन के बोल में पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रीइश्यू कर रहा है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके की कंडीशंस में पार्टली पेड अप करके रीइश्यू किया जाता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। हाँ देखिए इसमें लिखा है इन अंशों का हरण किया गया और 7 रुपए चुकता अंश के रूप में, यानी देखिए यहां पर जो रीइश्यू किया गया है वो 7 रुपए पार्टली पेड अप। चुकता मतलब जितना पैसा अभी हमने मांगा है उतना ही हम उससे शेयर की वैल्यू बता रहे हैं। जिसको हम रीइश्यू कर रहे हैं उसे कह रहे हैं कि देख भाई हमारे एक शेयर का चुकता मूल्य 7 रुपए है, उसके हिसाब से तू हमें दे। लेकिन उसमें भी कितने रुपए मिले, 5 रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किया गया। मतलब 7 रुपए चाहिए थे और मिला कितना, 5 रुपया। तो 2 रुपए का हमने उसको लॉस हो गया, हमें रीइश्यू डिस्काउंट पे किया है। तो डिस्काउंट 2 रुपए माना जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 गए तो एक शेयर पे डिस्काउंट कितना बचा, 2। कई बार बच्चे गलती क्या करते थे कि सर शेयर था 10 का, हमें मिले 5 तो 5 रुपए का डिस्काउंट नहीं। वो जब होगा जब 10 रुपए चुकता होता, 10 रुपए पूर्णदत्त लिखा होता, या ये लिखा होता कि अंशों को पूर्णदत्त करके रीइश्यू किया, तब 10 रुपए का मानते इस सिचुएशन में। ठीक है, तो यहां पर जो रीइश्यू रहेगा वो 7 रुपए के हिसाब से रहेगा। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो, टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना अमाउंट जाएगा, 500 इंटू 5। ठीक है, और शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, 500 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपए का डिस्काउंट। ये बहुत शानदार पॉइंट बताया मैंने आपको, जो गलती कर देते हैं हम। और कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा, 500 इंटू 7। ठीक है, और उसके बाद आप अपने क्रेडिट के फॉरफीचर में से डेबिट का फॉरफीचर घटा लेना, तो जो बचेगा वो आपका जो फॉरफीचर में अमाउंट बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों एग्जाम्पल 21 आरसी अग्रवाल। एग्जाम्पल 21 आरसी अग्रवाल। बच्चों ये सेल्फ खुद करना है आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जितना मैंने समझाया उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस सम्स डाला है मैंने ताकि आपको इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाए। एक्चुअली बस मैं ओरली बता देता हूँ, इसमें सिर्फ इतना है कि पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछी केवल फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री। तो आप सारी एंट्री मत करना, टेबल मत बनाना, डायरेक्टली फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट इंटू शिंटू करके एंट्री कर देना और रीइश्यू की एंट्री कर देना। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। रिवीजन में मॉनिटर बना सकते हैं या एंट्रीज भी करनी है, सब कुछ करना है कंप्लीट। इसके बाद है एग्जाम्पल 33 एसएम शुक्ल पार्ट। एग्जाम्पल 33 एसएम शुक्ल पार्ट। देखिए ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसमें क्या होने वाला है, ये कह रहा है अल्फा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा,
अल्का लिमिटेड ने 50 रुपये प्रति अंश के 60,000 समता अंशों को 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर आवेदन आमंत्रित किए। मतलब हमारा 50 रुपये का शेयर है और 10 रुपये का हमारा प्रीमियम है। ठीक है, आगे बोल रहा है आवेदन और आवंटन पर 20 रुपये प्रति अंश। इसमें जो आप टेबल बनाओगे, देखो एग्जाम्पल 33 SM शुक्ल। ठीक है, इसमें जो आप टेबल बनाओगे बेटा, उसमें आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एक ही नाम रखना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एक ही नाम रखिए। शेयर आपके दिए 60,000, 50 प्लस 10 रुपये का प्रीमियम। बोलो नहीं पीछे प्लीज। आपका जो एप्लीकेशन पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसका नाम होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही नाम रहेगा, वो है 20 रुपये। प्रो रेटा वाला क्वेश्चन है, इसमें पंगा आएगा, दे समझना। और शेष प्रीमियम सहित, अधिमूल्य और प्रीमियम एक ही बात होती है। शेष प्रीमियम सहित प्रथम और अंतिम याचना पर। सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है इनका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 20 रुपये। तो फिर कितने बच्चे, 50 में से 20 गए तो 30 और 10 रुपये का प्रीमियम। ठीक है, फिर इसने बोला है 80,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आप 60,000 चाह रहे थे, आ गए 80,000। 5,000 अंशों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया, 5,000 आप लौटा देंगे। तो प्रोरेटा आपने 75,000 वालों का किया होगा, उन्हें 60,000 शेयर दिए होंगे। प्रोरेटा कर लेंगे इसमें आप, है ना, सिखाया है पूरा प्रोरेटा मैंने। अच्छा, इसमें आप जो प्रोरेटा करेंगे ना, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। वैसे कायदे से नियम ये होता है कि एप्लीकेशन पर जो एक्सेस मनी आती है वो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर लेके जाते हैं, जिसका नाम होता है अलॉटमेंट। लेकिन यहाँ पर तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अकाउंट ही एक ही ओपन किया गया है। तो इस सिचुएशन में आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर जो एक्सेस मनी आएगी उसको आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उस पर लेके जाएंगे। तो इसमें इस तरीके से प्रोरेटा होगा। तो उसको आप जब लेके जाएंगे ना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एक्सेस मनी को, जब आप उस पे लेके जाएंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वैसे एप्लीकेशन की एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे ले जाने की, ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री मैंने आपको कल बताई थी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी की एक्सेस मनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जब आप लेके जाएंगे तो उसकी जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। वो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, जैसे कल सिखाया था कितना एक्सेस मनी है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी को फर्स्ट कॉल या आगे की किसी कॉल पे लेके जाते हैं तो उसको उस कॉल के नाम से ना दिखा करके कॉल इन एडवांस के नाम से दिखाते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। अमाउंट कितना आएगा, जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन पर होगी वो। और फिर भी अगर कुछ पैसा बचेगा तो हम वो रिटर्न कर देंगे, वैसे नहीं बचेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा आप, उसके बाद जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे, जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो वहां पर आप वो जो पैसा आपने एडजस्ट किया है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। नॉर्मली कंडीशन में आप लोग अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते थे एप्लीकेशन के पैसे को, तो अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पर आप कुछ भी अलग से नहीं करते थे, नॉर्मल एंट्री कर देते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो जो अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का आपने ट्रांसफर किया था कॉल इन एडवांस के नाम से, वो जो अभी आपने पिछली एंट्री में क्रेडिट किया था कॉल इन एडवांस, वो कॉल इन एडवांस आपका रिसीविंग के टाइम पे डेबिट हो जाएगा। तो जब आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव्ड की एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और कॉल इन एडवांस में वही अमाउंट आएगा जो आपने अभी एडजस्टेड वाली एंट्री में क्रेडिट किया था। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये चीज इसमें सबसे मुख्य रूप से है। इसके अलावा इसमें जो आपका शेयर है 50 रुपए का है ना। देखिए प्रीमियम पर भले ही आपने इश्यू किया है, लेकिन री इश्यू के टाइम पर शेयर पूर्वदत्त 50 रुपए के हिसाब से माना जाएगा। इश्यू के प्रीमियम का री इश्यू के प्रीमियम से कोई कनेक्शन नहीं है। आप जब री इश्यू करेंगे तो आपके लिए एक शेयर की फुल्ली पेड अप वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 50। तो इस क्वेश्चन में 60 रुपए की दर से री इश्यू किया है, री इश्यू भी 10 रुपए प्रीमियम पे किया है। 50 का शेयर है, री इश्यू किया है 60 पे, तो री इश्यू की जो जनरल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू जितने भी शेयर हरण किए गए हैं। यहाँ पर जो शेयर हरण किए गए हैं वो 600 किए गए हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आएगा 600 इंटू 60, शेयर कैपिटल में आएगा 600 इंटू 50, ठीक है, क्योंकि 50 रुपए की फेस वैल्यू है ना उसकी पेड अप वैल्यू, और जो प्रीमियम में आएगा वो 600 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर 50 वाला शेयर 60 रुपए में क्वेश्चन में कह रहा है री इश्यू करने की, ठीक है। और उसके बाद फिर बेटा जो मैंने एंट्री बताई थी सर, इस बार तो आपने कहा था कि क्रेडिट के फॉरफीचर में से डेबिट का फॉरफीचर घटा के जो बचेगा वो डाल देना, इस बार री इश्यू में तो सर कोई फॉरफीचर आया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, जो हरण के टाइम पर क्रेडिट का फॉरफीचर है वो आपका इस क्वेश्चन में आएगा, वो आएगा 15,000 रुपये, वो आप क्रेडिट कर देना, वही की वही पूरा की पूरा आप उसे ट्रांसफर कर देना कैपिटल रिजर्व में। तो जो लास्ट एंट्री होगी वो होगी फॉरफिटेटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 15,000। टेबल मैंने बनाना सिखाया है, वैसे बनाएंगे। एक और बात, यहाँ पर जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है एम, उसको हमने 600 अंश आवंटित किए थे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है एम, उसको हमने 600 शेयर अलॉट किए थे। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि आप जितना मुझे सुनेंगे उतना आपकी समझ में आएगा। इस बार इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में प्रीमियम मांगा गया है वो फाइनल कॉल पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा गया है, और जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है 600 शेयर जिसको अलॉट किए हैं वो फर्स्ट ऑफ फाइनल कॉल नहीं दे पाया। तो मैंने आपको अभी क्या बोल रखा है कि हरण की एंट्री जो होती है वो कैंसिलेशन होता है उस इंस्टॉलमेंट की ड्यू एंट्री का जो इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया है। मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी लोग YouTube पर सुन रहे हो यहाँ पर सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप उनको ध्यान से एक एक वर्ड सुनते जाएंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। मैं एक एक वर्ड को पूरी तरीके से बोल रहा हूँ। जो फॉरफीचर की एंट्री होती है वो केवल उस एंट्री का रेसिप्रोकल या रिवर्सल होता है जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर जिस इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्टर शेयर होल्डर नहीं दे पाया है उस इंस्टॉलमेंट की ड्यू की जो एंट्री उस रेफरेंस में की गई है सिर्फ हमें उसका रिवर्सल करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो शेयर होल्डर है एम, उसके पास 600 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल की उसके रिगार्डिंग ड्यू की जो एंट्री हुई होगी वो क्या रही होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी हमने उससे मांगा था। अब हम जब इसको रिवर्सल करेंगे तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, हरण की एंट्री बता रहा हूं, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 50 इंटू 600, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि ड्यू के टाइम पर हमने उससे डेबिट क्रेडिट किया था ना, रिवर्सल करेंगे तो उसको आप कर देंगे डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 600 इंटू 10 टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में दोनों को जोड़कर, क्योंकि जब आपने एंट्री की थी तो शेयर फर्स्ट कॉल में दोनों को जोड़कर ही तो डेबिट किया था, तो अब रिवर्सल करने के लिए क्रेडिट भी दोनों को जोड़कर करेंगे 60 इंटू 600, और टू फॉरफिटेटेड शेयर, फॉरफिटेटेड शेयर में जो वो दे चुका है 20 और 20 रुपए ये, प्लस अगर उसने कुछ एडवांस दिया होगा तो वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, बाकी तो और कुछ बताने के लिए है नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 28 SM शुक्ल, और ये बच्चों सेल्फ करना है ना, खुद से करना है। हल्का सा थोड़ा बहुत समझा देता हूँ मैं, कुछ जो चीज़ मुझे समझाने वाली है। एग्जाम्पल 28 SM शुक्ल, देखिए इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 28 में बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अशोक है, अशोक लिमिटेड ने 80,000 अंशों के लिए आमंत्रण किया, 1,30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, 1,30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, मतलब कंपनी ने 80,000 शेयर्स सब ऑफर किए थे और एप्लीकेशन आ गई है 1,30,000, तो सबको समझ में आ रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। और आवेदकों को अनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। अभिषेक ने, अब इनमें से कोई शेयर होल्डर होगा, अभिषेक ने 52,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, तो आप बड़े आराम से इसको, जब इसके अप्लाइड शेयर पता है तो अलॉटेड शेयर निकाल लोगे, फॉर्मूला में दे चुका हूँ, ठीक है। और एक व्यक्ति है विट्टू, इसको 16,000 अंश आवंटित किए गए थे, तो इसके आप अप्लाइड शेयर निकाल लोगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछी है। पहला पॉइंट पूछा है कितने अंश आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है इसने, कितने
आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। घंटा काहे का आवेदन अस्वीकृत होगा? कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? 80,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, हमने पब्लिक में 80,000 शेयर के लिए ऑफर किया, पब्लिक ने 1,30,000 अंशों के लिए अप्लाई किया। तो ये कहाँ लिखा है कि हमने अंश रिजेक्ट किए हैं? पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि जिसमें क्वेश्चन में ये लिखा हो कि अंशों को रिजेक्ट किया है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना मूल्य अस्वीकृत किया गया, कितना रकम लौटाई गई, वो ये पूछ रहा है कितने आवेदनों को अस्वीकृत किया गया। तो भैया कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंप्लीटली प्रोरेटा है। प्रोरेटा में क्या होता है? सबको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, तो पूरे 1,30,000 अंशों के आवेदकों को कुछ ना कुछ अंश देके उनको अंशधारी बनाया गया है। ठीक है, पहला आंसर क्लियर हो गया। दूसरा उसने पूछा है आवंटन का, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी कौन है ये चटपट कर रहा है, कभी कभी सीधे बैठो सब लोग, कभी कभी 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम अपनी वीडियो में कवर करते हुए ले जाएंगे। तो इसने ये पूछा है कि आवंटन का अनुपात क्या है, ये भी 1 नंबर में आ सकता है। प्रोरेटा रेशियो क्या है? तो बच्चों प्रोरेटा रेशियो जब भी बनता है ना तो आगे रखे जाते हैं, प्रोरेटा रेशियो बनता काय की मदद से, आगे रखे जाते हैं टोटल अप्लाइड शेयर, सॉरी आगे रखे जाते हैं टोटल ऑफर्ड शेयर और पीछे रखे जाते हैं टोटल अप्लाइड शेयर। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आनुपातिक आवंटन का अनुपात। प्रोरेटा रेशियो जब आप बनाएंगे, प्रोरेटा रेशियो जब आप बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा वो आप समझ लीजिए। प्रोरेटा रेशियो बनेगा टोटल ऑफर्ड शेयर, इनवाइटेड शेयर्स 80,000, इश्यूड शेयर्स, और पीछे रखा जाता है अप्लाइड शेयर। इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड शेयर कितने हैं? पब्लिक ने कितने एप्लीकेंट्स आए हैं? 1,30,000 शेयर्स पर एप्लीकेंट्स आए। तो प्रोरेटा रेशियो इज 8:13। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये बहुत यूनिक चीज थी जो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते। प्रोरेटा रेशियो इज 8:13। क्लियर है? यहां पर आपके रखे जाएंगे इश्यूड शेयर्स और यहाँ अप्लाइड शेयर्स, यानी जिन लोगों ने 8 मांगे, मतलब ये प्रोरेटा रेशियो में रेशियो इस तरीके से बनता है, जब उसको यूज करते हैं वो फिर उसका अलग तरीका होता है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है प्रोरेटा रेशियो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स रेशियो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। हाँ, तो अलॉटेड शेयर और इश्यूड शेयर तो एक ही बात है ना, क्योंकि जितने शेयर हम इश्यू करेंगे उतने ही तो हम अलॉट कर रहे हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आएगी भाई, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर और नंबर ऑफ इश्यूड शेयर, नंबर ऑफ ऑफर्ड शेयर एक ही तो बात है, क्योंकि प्रोरेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप उतने ही तो इश्यू, ये भी तो बात मैंने कितनी अच्छी बता दी आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप इश्यू तो आप अलॉट उतने ही कर सकते हो जितने आप इश्यू कर रहे हो। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में लिखा है, सॉल्यूशन में लिखा है नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, पर आप समझो ना बात को। अलॉटेड शेयर होते क्या है? कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलो, पेपर घूम के आ गया तो कैसे समझोगे? अलॉटेड कौन से शेयर होते हैं? जो आप नंबर ऑफ इश्यूड शेयर करते हैं। इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन में अलग हो जाता है, ओवर में थोड़ी नहीं अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना कि जितना आपने अलॉट किया होगा वो कौन सी संख्या होगी, ये वही संख्या होगी जो आपने निर्गमित किए थे अंश। जनता को आमंत्रण भेजा था कि आइए और शेयर स्वीकार कीजिए, और जनता जब ज्यादा अंश स्वीकार कर रही है, मतलब जनता ज्यादा अंशों पर आवेदन कर रही है, तो आप वहां पर आवंटन कितने अंशों का करेंगे? जितना आपने निमंत्रण किया था। ठीक है, बुद्धि में घुस गई बात। इसके बाद उसने तीसरी चीज पूछी है, अभिषेक को कितने अंश आवंटित किए गए थे, वो आप निकाल लोगे फॉर्मूले से। ठीक है, बिट्टू के द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन किया गया था। तो ये क्वेश्चन कुल मिला के आपको सेल्फ से करना है। जो क्वेश्चन के हाईलाइट्स थे वो मैंने समझा दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 18 आरसी अग्रवाल, पार्ट फुल नहीं करना, पार्ट करना है। एग्जाम्पल 18 आरसी अग्रवाल, देखिए बोलिए नहीं, बीच में रिकॉर्ड जाता है बेटा, माइक लगा हुआ है। एग्जाम्पल 18 आरसी अग्रवाल, देखिए इसमें क्या करना है बेटा आपको। एग्जाम्पल 18 आरसी अग्रवाल में क्वेश्चन तो पूरा आप कर लेंगे, जो चीज़ें आपको समझनी है वो ध्यान से सुनिए। इसमें बोल रहा है कि आपको अपनी क्वेश्चंस के अंदर रोकड़ पुस्तक बनानी है और चिट्ठा बनाना है। रोकड़ पुस्तक बनानी है और चिट्ठा बनाना है। तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, चलो एक काम करते हैं, है तो ये पार्ट, इसकी टेबल बना के दिखा देता हूं मैं, उसकी मदद से आपको रोकड़ पुस्तक समझा दूंगा और उसी की मदद से आपको चिट्ठा समझा दूंगा। ठीक है,
इसने बोला ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 अंश 120 रुपये प्रति अंश पे निर्गमित किए। एग्जाम्पल 18 आरसी अग्रवाल है ना। देखिए शेयर दिया हुआ है 100 रुपये का शेयर है, 120 रुपये में दिया है, मतलब 20 रुपये का प्रीमियम हो गया, ठीक है, और 10,000 अंश हैं। आगे ये कह रहा है 25 रुपये आवेदन पर, 45 रुपये आवंटन पर, एप्लीकेशन पर 25, अलॉटमेंट पर 45, ब्रैकेट में लिख के दे रहा है ब्याज सहित, तो 45 यानी कि 25 प्लस 20, क्योंकि 20 रुपये के प्रीमियम में प्रीमियम पीछे लिखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और सेकंड कॉल पे इसने बोले हैं 30 रुपये। अब आप करोगे इसमें ड्यू और फिर आप करोगे इसके अंदर रिसीव, ठीक है। 9,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। भैया ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, पीछे भी समझाया था, तो 10,000 से नहीं होगा क्वेश्चन, 9,000 से होगा। 25 नम्मा 9,000 इंटू 25 करोगे तो आपका आ जाएगा 225,000, 225,000, 225,000 प्लस 1,80,000, ये हो गया आपका 5, 8 और 2 10, 4,05,000, ठीक है। फिर इसके बाद इसने बोला है, और इसमें बेटा सिवाय कह रहा है सभी राशियाँ प्राप्त हो गई सिवाय 200 अंशों पर प्रथम अंतिम आश्रय, यानी कि ये तो पूरा पूरा रिसीव हो गया। तो 200 अंशों पर पहले आप ये करोगे 1,80,000। जब आप फर्स्ट कॉल मांग रहे थे तो आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली 200 शेयर पर, ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। और जब आप सेकंड कॉल मांग रहे थे तो 200 शेयर पर सेकंड कॉल नहीं मिली, ठीक है ना। अब आप देखो, आप इसमें जब एंट्रियां करोगे तो जब रोकड़ पुस्तक बनवाता है तो रिसीव्ड की कोई भी एंट्री जर्नल में नहीं होती, तो जर्नल की नंबरिंग करेंगे, पहली एंट्री होगी ये वाली, दूसरी एंट्री होगी ये वाली, तीसरी एंट्री होगी ये वाली, चौथी एंट्री होगी ये वाली, ठीक है। और इन अंशों का हरण कर लिया गया। हरण देखो इसमें इस क्वेश्चन में रीइश्यू नहीं किया है तो सिर्फ हरण तक का कॉन्सेप्ट ओपन कर लेंगे, ठीक है। रीइश्यू नहीं किया तो नहीं करेंगे। कॉल इन एरियर दिखाना मत अपनी एंट्री में, ओके। अब आप लेजर वो समझ गए, कैश बुक मतलब वो समझ गए अब जनरल कौन कौन सी एंट्री हो चुका, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ मत ध्यान रखो, जब कैश बुक बना रहे हो तो जब आप अपना कॉल इन एरियर नहीं दिखा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कॉल इन एरियर चलो मैं इसमें बता देता हूं आपको दोनों तरीके से। अगर आप कॉल इन एरियर दिखा रहे होते, अगर आप कॉल इन एरियर दिखा रहे होते इसके अंदर, है ना, तो हमें क्या करना था, पहले बिना कॉल इन एरियर वाला समझा देते, फिर कॉल इन एरियर दिखा रहे होते तो क्या करना था। अगर आप कॉल इन एरियर नहीं दिखा रहे हो तो 1 2 3 4 एंट्री जाएंगी जनरल में, बस बात खत्म, ठीक है। और अगर आप कॉल इन एरियर दिखा रहे हो तो जनरल में 2 एंट्रियां और बढ़ जाएंगी। इफ कॉल इन एरियर अकाउंट इज ओपन, तो पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, फिर जो चौथे नंबर की एंट्री होगी ना वो नहीं होगी। चौथे नंबर की एंट्री होगी कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट आ जाएगा 4,000, ठीक है। फिर 5वें नंबर की ये वाली होगी, फिर 6वें नंबर की जो एंट्री होगी वो हो जाएगी आपकी सेम इसी तरीके से 6,000 से, ठीक है। ये तो आप मेरी वीडियो अच्छे से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आई थिंक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये आपकी कॉल इन एरियर दिखा रहे हैं तो और कॉल इन एरियर नहीं दिखा रहे हैं तो दोनों तरीके से जनरल एंट्री बता दिया मैंने आपको, है ना। अब आप आ जाइए उस पर कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्योंकि कैश बुक बोलिए ना आपसे क्वेश्चन में। कैश बुक बैंक कॉलम बना रहे हैं, कैश बुक का कैश बुक विद बैंक कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए जो भी रिसीव्ड वाली एंट्री है वो सब कैश बुक में डेबिट साइड में चली जाएंगी, और अगर कोई पैसा रिटर्न हो रहा होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,25,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,05,000,
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 176, टू शेयर सेकंड कॉल। चाहे आप कैश बुक बना, चाहे आप कॉल इन एरियर दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, कैश बुक ऐसी बनेगी 2,63,000, ठीक है। और इसका जो बचेगा वो बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, इनका टोटल करके जो भी आएगा टोटल वो आ जाएगा। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट, राइट। देखिए बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स भी बनता है, तो यहाँ बना लेते हैं छोटी सी बैलेंस शीट। जो भी उसकी डेट होगी, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप डालते हैं शेयर होल्डर फंड, ब्लैक पेन से, शेयर होल्डर फंड्स। फिर इसके अंदर आप फर्स्ट पॉइंट डालते हैं शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पे नोट नंबर डालते हैं 1। फिर इसका वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट, मार्क्स होते हैं इसके। अब इसको वर्किंग नोट मत समझ लेना, नंबर कट जाएंगे नहीं तो। नोट्स टू अकाउंट, नंबर डालते हैं शेयर कैपिटल। फिर यहाँ आप लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, चाहे क्वेश्चन में हो या नहीं हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर निर्गमित किए गए अंशों की संख्या नहीं, मतलब अधिकृत अंशों की संख्या नहीं है, तो आप लिख देंगे डैश शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, डैश, नीचे डबल लाइन खींच देंगे, ऐसे करना जरूरी है। फिर आप लिखते हैं इश्यूड कैपिटल, ठीक है। इश्यूड कैपिटल कितना है, आपने कितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए थे, 10,000 है ना, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10 लाख। इसको भी डबल लाइन से बंद कर देंगे क्योंकि आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है ये। फिर आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, आपके 9,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। उसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सब्सक्राइब के अंदर 2 ब्लॉक होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड आपके अलग चलेंगे इस क्वेश्चन में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, क्योंकि आपने रीइश्यू नहीं किया इसीलिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अब आपके चलेंगे। टोटल आपके पास 9,000 शेयर्स थे, 9,000 शेयर में से 200 नंबर ऑफ शेयर्स हटा दो, 8,800 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया 88 4 बार 0, ठीक है। फिर इसमें दूसरा लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये हो गया 20,000 लेस, ओके 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 ओके। इसमें शेयर फॉरफिटेड हो गए ना, तो जब आपके शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं तो आपको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड नहीं दिखाना, ठीक है। आपके शेयर्स फॉरफिटेड हो गए ना, तो 800 शेयर पे ये पैसा आ गया। फिर आप एक अगला कॉलम खोलेंगे फॉरफिटेटेड शेयर, मतलब आप ऐसे समझिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये शेयर कैपिटल के अंदर आपका ये सारा पॉइंट आ गया। सब्सक्राइब कैपिटल भी एक टाइटल था, इशूड कैपिटल भी एक टाइटल था, फिर एक टाइटल है फॉरफिटेटेड शेयर्स, ठीक है। फॉरफिटेटेड शेयर्स में आप जब इसको शेयर फॉरफिटेट करेंगे, शेयर फॉरफिचर की एंट्री करेंगे, तो जो अमाउंट निकाल के लाएंगे वो कहलाएगा आपका फॉरफिटेटेड शेयर। अगर आपके शेयर फॉरफिटेड नहीं होते तब वो चीज़ सही थी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो वो फिलहाल मैं अब इसमें से टिप दे रहा हूँ कि कितना आएगा वो अमाउंट आएगा आपका करीब करीब बेटा, वो अमाउंट आएगा 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये आपके, ये देख लीजिए आप उसको लिखने का तरीका, ये बिल्कुल ऐसा सिमिलर रहेगा फॉरफिटेटेड शेयर्स जो है आपका, बिल्कुल उतना सिमिलर रहेगा जितना सिमिलर आपका सब्सक्राइब्ड एंड ये वाली कैपिटल है। मतलब ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर का पार्ट है ये, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर का पार्ट है फॉरफिटेटेड शेयर। सुन लीजिए, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 3 पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड और एक है। लेकिन जब आपका शेयर फॉरफीचर करते हैं तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड हटा दो, उसकी जगह क्या आ जाएगा, फॉरफिटेटेड शेयर, ठीक है। तो अब आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई, 8,80,000 और 10,000 8,90,000। वो अमाउंट आपका शेयर कैपिटल के सामने आ जाएगा। आई थिंक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेकंड नंबर पे आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर हमें डालना होता है नोट नंबर 2। हमारे क्वेश्चन में जो प्रीमियम वगैरह है वो सब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाते हैं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए ये वाला पॉइंट हटा देता हूँ। बोर्ड पे फोटो तो आपको दिख ही रही है, ये वाली एंट्री हटा देता हूँ।
ताकि मैं समझा सकूं। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, यहां से यहां ले लेते हैं। सेकंड नंबर आपने डाला रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर आपका आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। क्रेडिट के प्रीमियम में से डेबिट का प्रीमियम घटा के जो बचता है, जनरल एंट्रियों में जहां जहां क्रेडिट का प्रीमियम है वहां उसमें से डेबिट का प्रीमियम घटा के जो बैलेंस बचता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। एक तो ये रहा क्रेडिट का प्रीमियम 1,80,000 है ना, और डेबिट का प्रीमियम तो कहीं है ही नहीं, तो ये आपका सेकंड नंबर का हो गया 1,80,000। फिर बस इतना ही आपका इसके अंदर आता है। फिर आप इसका टोटल कर लो, ये हो गया आपका 10,70,000। फिर सेकंड नंबर पे आप यहाँ डालते हैं असेट्स, ठीक है ना। फिर यहाँ डालते हैं आप असेट्स, इसके अंदर आप डालते हैं असेट्स के अंदर आप सीधे अपने मतलब की चीज पे आ जाओ, करंट असेट्स। हाँ ये थोड़ा सा शेयर होल्डर फंड नहीं था, इक्विटी एंड लायबिलिटी था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इसके अंदर डलता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर था ये चीज़ है, ठीक है। चलिए यहाँ करंट लायबिलिटी आ गया आपका, करंट असेट्स आ गया आपका, ये आ गया आपका करंट असेट्स, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, तबीयत खराब होती है थोड़ा सा तो गलतियाँ होती हैं। करंट असेट्स में क्या आएगा, करंट असेट्स में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका ये कैश एट बैंक आ जाएगा, जो भी आपका बैलेंस आ रहा होगा। कैश एट बैंक 10,70,000 टोटल करेंगे, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर पहला पॉइंट था शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके अंदर था ये शेयर कैपिटल और रिजर्व वगैरह। चलिए आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। ये आपका बैलेंस शीट हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं होता, देखा था कि नहीं करता मैं कुछ। हाँ जी, ये थोड़ा सा इसमें ये और देख लेना, ये मिस्टेक थी 264 है, ठीक है। वो तो मैंने आपको केवल वैसे भी मैं ये बता दूं, केवल मैं पूरी तरीके से एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। वो तो जब आप करोगे कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी उसे करेक्ट कर लोगे। आपका मेरा मेजर कॉन्सेप्ट पर्पस है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर छोटी मोटी कहीं मिस्टेक हो गई हो तो वो आप करेक्ट कर लेना, वैसे होगी नहीं, फिर भी कहीं हो जाए तो। बाकी तो यही था, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक था, वो मैंने सही कर दिया। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 17 RC, ठीक है। ये भी आपको पार्ट करना है, फुल नहीं करना। अब इसमें जो चीज समझनी है वो मैं इससे सुन लो। इसमें आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं आपको केवल आपको पॉइंट नंबर 2 करना है एग्जाम्पल 17 में। सुनिए फटाफट, एग्जाम्पल 17 में क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है पी लिमिटेड ने, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, पी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 1000 समतांश 20 रुपए प्रति अंश प्रब्याज पर निर्गमित किए, जो इस प्रकार दे हैं। आवंटन पर 3 रुपए 5 रुपए प्रब्याज सहित, आवंटन पर 50 रुपए 10 रुपए प्रब्याज सहित, प्रथम याचना पर 25 रुपए 5 रुपए प्रब्याज सहित तथा अंतिम याचना पर 15 रुपए। श्री डी जो 200 अंशों का धारक है केवल आवेदन राशि का भुगतान कर सका, वह आवंटन तथा याचनाओं की राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा, संचालकों ने उसके अंशों को हरण कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए चूज करके दे दिया है, आपको यहाँ पर केवल हरण से संबंधित लेके करने हैं। तो देखो सिंपल सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा डेबिट, वो क्या क्या नहीं दे पाया है बेटा, केवल एप्लीकेशन दे पाया है, ना तो वो फर्स्ट कॉल दे पाया है, ना वो सेकंड कॉल दे पाया है, और ना ही वो अलॉटमेंट दे पाया है। और जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर भी है और फर्स्ट कॉल पर भी है। तो जब आप एंट्री करोगे सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल करोगे डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम भी करोगे डेबिट, क्योंकि कैंसिलेशन करना है। प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर भी था, प्रीमियम फर्स्ट कॉल के टाइम पर भी था, और वो दोनों चीज़ें नहीं दे पाया, तो कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम, तो दोनों का प्रीमियम जोड़ के मल्टीप्लाई करके डेबिट करना, ठीक है ना। क्योंकि उसका 5 रुपये अलॉटमेंट का प्रीमियम है और 10 रुपये फर्स्ट कॉल का प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम हो गया आपका 15 रुपये, और उसके पास 200 शेयर है, इससे मल्टीप्लाई करना, तब वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फॉरफिटेटेड शेयर, ये तो सब आप कर ही लोगे। इतना ही था, बस समझाना था ये क्वेश्चन की कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 25 SM शुक्ल फुल, ये पूरा करना है। एग्जाम्पल 25 SM शुक्ल, देखिए बेटा एग्जाम्पल 25 में क्या बताया है इस क्वेश्चन में इसने हमसे, इसने बोला एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा, XYZ लिमिटेड ने 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर 10 रुपये प्रीमियम पर जारी 10 रुपये वाले 200 समता अंशों को हरण कर लिया। क्वेश्चन बीच में से दिया है,
एक कंपनी है जिसने कितने शेयर इश्यू किए जी हमें नहीं पता, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास हमारी कंपनी के 200 शेयर हैं, ठीक है। कह रहे हैं ना XYZ लिमिटेड ने 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर जारी 10 रुपये वाले, मतलब 10 रुपये का शेयर है और 5 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। 200 समतंशों को हरण कर लिया जिन पर प्रति अंश 8 रुपये आवंटन की राशि प्रीमियम सहित, यानी 3 रुपये का अलॉटमेंट है और उसके अंदर 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 8 रुपये तो हो गए अलॉटमेंट के, 3 रुपये का अलॉटमेंट हो गया, 5 रुपये का प्रीमियम हो गया। 2 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना, 3 रुपये की अलॉटमेंट, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 5 रुपये, 3 रुपये की अंतिम याचना, 3 रुपये की हो गई अंतिम याचना, तो एप्लीकेशन होगी 2 रुपये की, क्योंकि 3 रुपये की फर्स्ट अलॉटमेंट, 3 रुपये की अलॉटमेंट, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 3 रुपये की सेकंड कॉल, तो बच्चे 2 रुपये, 10 में से 8 रुपये गए, 2 रुपये की हो गई आपकी एप्लीकेशन। यानी ऐसे समझो एप्लीकेशन 2 रुपये की है, अलॉटमेंट 3 रुपये की है, प्लस उसमें 5 रुपये का प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, सेकंड कॉल आपकी 3 रुपये की है। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके पास 200 शेयर है, कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। इनमें से 125 समता अंश 9 रुपये के हिसाब से पूर्णतः चुकता के रूप में पुनर्निर्गमित किए। देखिए हरण की एंट्री आप कर लोगे, है ना, री इश्यू की जो एंट्री करोगे वो भी आप कर लोगे। 125 हरण कर रहे हो 200 शेयर कर लोगे, री इश्यू कर रहे हो 125 शेयर, तो री इश्यू के टाइम पे 125 इंटू 9, क्योंकि आप 10 रुपये का शेयर 9 प्रीमियम से तो मतलब नहीं है, इश्यू के प्रीमियम से री इश्यू का कोई मतलब नहीं है, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये। री इश्यू जब आप कर रहे हो तो आप कम शेयर्स कर रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 125 शेयर से री इश्यू की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 125 इंटू 9, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट 125 इंटू 1, क्योंकि 10 का शेयर 9 रुपये में दे रहे हो ना, 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, फॉरफिटेटेड शेयर के नाम से आएगा। फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट 125 इंटू 1, 2 शेयर कैपिटल 125 इंटू 10, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे एंट्री, जब आप एंट्री को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ना, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहां आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए ये एंट्री केवल उस नंबर ऑफ शेयर से हो सकती है, उस नंबर ऑफ शेयर के अमाउंट से हो सकती है जितने नंबर ऑफ शेयर री इश्यू किए गए, हरण किए पर री इश्यू नहीं किए, उनके रिगार्डिंग नहीं होगी एंट्री। यानी कि ये एंट्री केवल 125 शेयर्स के रिगार्डिंग होगी। पहले आप ये समझो 125 शेयर्स का अमाउंट निकलेगा कैसे। 125 शेयर के लिए फॉरफिटेटेड शेयर का अमाउंट निकालोगे तो वो जो शेयर होल्डर था केवल और केवल वो शेयर होल्डर आपका क्या नहीं दे पाया था, वो शेयर होल्डर बेटा आपका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं दे पाया था, सिर्फ एप्लीकेशन दे पाया था। तो 125 अंशों पर 2 रुपये की एप्लीकेशन के हिसाब से 250 रुपये होते हैं, राइट। आपने जिन शेयर्स को री इश्यू किया है उनका क्रेडिट फॉरफिटेटेड शेयर कितना रहा होगा, 125 इंटू 2। वैसे आपके क्वेश्चन में रहा होगा 200 इंटू 2 400, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके क्वेश्चन में रहा होगा 200 इंटू 2 400, लेकिन ये 400 पूरा यूज नहीं हो सकता। इस 400 में से यूज कितना हो सकता है 250, क्योंकि 125 शेयर री इश्यू किए, 125 इंटू 2 करोगे कितना बनता है 250, उसमें से भी आपने इन 125 को री इश्यू करने में नुकसान कितने को डाली है 125 का, तो 250 में से 125 गए तो बचे कितने 125, उससे होगी ये एंट्री। फिर सर बाकी का क्या होगा, 400 में से 250 आपने यूज कर लिए सर जो बाकी के 150 बचे ये अभी भी फॉरफिटेटेड शेयर में है। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो फॉरफिटेटेड शेयर जो मैंने अभी दिखाया था उसमें ये 150 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। और ये वाली एंट्री कैपिटल रिजर्व जो है, ये कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा 125। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल 27 SM शुक्ल फुल। देखिए इसमें कह रहा है 5 रुपए प्रति अंश आवंटन के साथ प्रीमियम पर जारी 10 रुपए वाले 200 अंशों को हरण कर लिया गया। इसमें भी क्वेश्चन बीच में से उठाया गया है। 5 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए वाला शेयर है, 200 शेयर हरण कर लिए जिन पर प्रीमियम सहित 9 रुपए प्रति अंश आवंटन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। यानी कि देखो प्रीमियम 5 रुपए का है और आवंटन प्रीमियम सहित 9 रुपए का, इसका अलॉटमेंट हो गया 4 रुपए का, 4 रुपए का अलॉटमेंट और उसके ऊपर 5 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। और 3 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना भी नहीं की गई है,
तो 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो आपकी एप्लीकेशन कितने की हो गई? 3 रुपए की, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है जिसमें से 4 रुपए की अलॉटमेंट और 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 4 और 3 7, 10 में से गए 7, तो एप्लीकेशन हो गई आपकी 3 रुपए की। यानी 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए का अलॉटमेंट, उसके ऊपर 5 रुपए का प्रीमियम, 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 200 शेयर फॉरफिटेड किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, अब इसकी लाइन सुनना कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों चुना है। यहां तक तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी था। अब ये क्या कह रहा है बेटा, हरण किए गए, हरण की एंट्री आप कर लोगे, हरण किए गए अंशों को, इन सभी को रीइश्यू कर दिया है। लेकिन लैंग्वेज सुनो, 14 रुपए प्रति अंश पूर्णतः चुकता के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। भैया शेयर तो पार्टली पेडअप तो नहीं, फुल्ली पेडअप है, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है, शेयर पे पूरे 10 रुपए कंपनी ने मांगे हैं, तो भाई 14 रुपए में रीइश्यू किया है, तो इसका मतलब 4 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 14 रुपए के हिसाब से रीइश्यू कर रही हो, तो 4 रुपए का हो गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो आपका फॉरफिटेटेड शेयर्स में अमाउंट बनेगा फॉरफीचर की एंट्री में, वो पूरा की पूरा उठा करके कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 21 SM शुक्ल पार्ट, ये फुल नहीं करना, पार्ट करना है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जो इस क्वेश्चन में बेटा, हाँ ये वाला क्वेश्चन मालूम है एक्चुअली, जो अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन कराया था उसमें फॉरफीचर भी करवाया था क्या? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने पीछे कराया था, वहां पर आधी अधूरी बात रह गई थी, वो हम इस क्वेश्चन में पूरी कर देते हैं। कि ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस इसमें यह बोला गया है कि जो शेयर होल्डर है मुकेश, उसको हमने 800 शेयर्स दिए हैं, वो हमारी दोनों कॉल्स नहीं दे पाया। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि जब कोई शेयर होल्डर हमारी कॉल्स नहीं दे पाता तो हम, और इसमें हमने हरण भी किया उसके अंशों को, और उसके बाद हमने उसके अंशों को हरण करने के बाद रीइश्यू नहीं किया, बस हरण कर लिया है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि आपको कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करने की नीड नहीं है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके अगर हम दिखाएं, तो मैंने आपको रिसीविंग की एंट्रियां बता दी थी। वहां एक बात बताना छूट गया था, जब आप जैसे फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री करोगे तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अगर दिखा रहे हो तो कॉल इन एरियर, समझना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कॉल इन एरियर में वो अमाउंट दिखाओगे जो वो नहीं दे पाया, यहां पर 1600 रुपए है। फिर जब आप सेकंड कॉल की रिसीविंग की कर रहे हो, फिर आपको कॉल इन एरियर दिखाना पड़ेगा, अगर दिखाना है तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, यहां पर भी 1600 रुपए है। लेकिन जब आप हरण करोगे ना, वो हरण की एंट्री भी चेंज होगी, वहां हम बताना भूल गए थे, उस क्वेश्चन में मिस्टेक कुछ ज्यादा हुई थी हमसे, पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन में। सुनिए, जब आप हरण करोगे ना, अगर आपने अपनी जनरल एंट्री में कॉल इन एरियर ओपन किया है, तो हरण करते समय आपकी हरण की एंट्री भी चेंज हो जाएगी। हरण करते समय आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसको कुछ भी कहना है एंट्रीज किया करे, इशारे नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैंने बोला था कि रिवर्स करेंगे तो हम उसे वो लिख देंगे कि टू शेयर, जैसे इसमें वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल मत लिखना, आप लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, क्योंकि वहां पर आपने उसको कॉल इन एरियर डेबिट किया है। अभी दो एंट्रियों में आपने 1600 रुपए का कॉल इन एरियर डेबिट किया है ना, तो हरण की एंट्री में आपको टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, जब आप एंट्री रिवर्स करोगे तो जो डेबिट का कॉल इन एरियर रिवर्स करके क्रेडिट में आएगा नहीं आएगा, तो आपकी जनरल एंट्री होगी, हरण की जनरल एंट्री होगी इस क्वेश्चन में, अगर आप कॉल इन एरियर दिखाते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कॉल इन एरियर्स, दोनों कॉल इन एरियर को प्लस करके, और टू फॉरफिटेटेड शेयर। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन के अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, एग्जाम्पल 22 SM शुक्ल फुल, ये आपको फुल करना है। इसी के साथ आपका हरण वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन हम अपने आप कर लेना, मैं जल्दी से बता देता हूँ। अरविंद कंपनी एक है, 100 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम, 100 रुपये वाला एक शेयर है, 10% प्रीमियम पे रीइश्यू किया, 20 30 20 40, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इस तरीके से रखी गई है। अशोक एक शेयर होल्डर है, 500 अंशों का धारक था, उसने आवंटन और प्रथम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, मतलब हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, उसने दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, हमने यहीं उसके अंश हरण कर लिए, हमने उसके अंशों को यहीं हरण कर लिया। बिट्टू जो 300 अंशों का धारक था, उसने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया, मतलब दो शेयर होल्डर हैं, एक है इसके अंदर अशोक और दूसरा है बिट्टू। प्रथम याचना के बाद अशोक और बिट्टू के अंशों को हरण कर लिया गया, अंशों के हरण से संबंधित जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन, तो जब आप जर्नल एंट्री करोगे, सुनिएगा ध्यान से, पहले तो आप इनकी अलग अलग भी कर सकते हो और कंबाइंड भी कर सकते हो। अगर अलग अलग करते हो तो क्या करोगे, इक्विटी शेयर, पहले अगर अशोक की अलग करते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
अमाउंट जो आप डालोगे ना वो 100 रुपये नहीं डालोगे, वो 60 रुपये डालोगे। 20 रुपये की एप्लीकेशन, 30 रुपये की अलॉटमेंट और 20 रुपये की फर्स्ट कॉल। ये हो गए आपके 30 रुपये की अलॉटमेंट में 10 रुपये का प्रीमियम है, सॉरी 20 रुपये की एप्लीकेशन, 20 रुपये की अलॉटमेंट और 20 रुपये की फर्स्ट कॉल। 60 रुपये आपने कॉल्ड अप की हैं, क्योंकि आप उससे मांग ही नहीं रहे हो फाइनल कॉल, उनसे पहले ही आप हरण कर रहे हो। जब हम कभी बीच में हरण करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल में जो अमाउंट डेबिट होता है वो उस वाली याचना को छोड़ के होता है जो मांगी नहीं गई है। तो याचित मूल्य यहाँ पर एक अंश का कितना है 60 इंटू बिट्टू के शेयर है 500, सॉरी अशोक के शेयर है 500, 60 इंटू 500 और 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो नहीं दे पाया 10 रुपए का, कैंसिलेशन करने के लिए डेबिट होगा। ऐसे ही बिट्टू का होगा, बिट्टू के में क्या होगा शेयर कैपिटल डेबिट अमाउंट, उससे बिट्टू से भी प्रथम याचना के बाद हरण किया है ना, तो शेयर कैपिटल बिट्टू के लिए भी रहेगी 60 इंटू 300, ठीक है। और 2 में डालेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि वो अलॉटमेंट तो दे चुका है, तो प्रीमियम भी कैंसिल करने की नीड नहीं है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 300 इंटू 20 और 2 फॉरफिटेटेड शेयर। तो ये था इसका हरण का। ये घर जाके सारे क्वेश्चंस कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे फिर कल पूछ लेना। ओके गाइस, थैंक यू।